resultant of the vector I cap plus 2 j cap minus k cap, I cap plus 2 j cap minus k cap and I cap minus j cap plus 2 k cap is the resultant of the vector this, and C is a unit vector along y axis. मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और एक और वेक्टर C है. तो अगर हम A, B और C का रिजल्टेंट लिखें तो क्वेश्चन के हिसाब से इट इज नथिंग एल्स बट सिंपली अ यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन. y डायरेक्शन मतलब j कैप. C का वैल्यू निकालना. I कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप प्लस I कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू j कैप. I कैप हो गया, उधर ले जाके सॉल्व कर दो, अपना आंसर j कैप कितना होगा. I कैप और I कैप माइनस में 2 I कैप 2 j कैप और माइनस j कैप प्लस j कैप माइनस k कैप ये प्लस k कैप. सॉल्व कर लिए. देन C वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया जी, माइनस 2 I कैप माइनस कट गया j कैप कैंसिल माइनस k कैप. दिस इज योर आंसर. फर्स्ट वन. नोट करते चलना. में लिखा P plus Q is a unit vector along x-axis. If P and P, then the value of Q. 28 बोला है P plus Q is a unit vector along x-axis. I cap P vector दिया है I cap minus j cap plus k cap और आपसे ये Q vector पूछा है. निकल जाएगा. बोलो बोलो बन जाएगा. ये बन जाएगा. ट्राई कर सकते. अच्छा ट्राई कर सकता है इसमें भी. ये आई कैप है, ये उधर गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये दोनों कट गया तो जे कैप माइनस के कैप होगा. यस सर. सर 29 बन जाएगा सर. 29 छोड़ दो सेम. आगे 35 में गिव C is A cross B, the angle which A makes with C. कॉपी नहीं पड़ता है. C वेक्टर इज A cross B, तो तुमसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन C वेक्टर एंड A वेक्टर. बोलो जी कितना, कोई भी बोलो आंसर. C वेक्टर अगर A क्रॉस B है तो क्या ये C वेक्टर A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है. तो एंगल का वैल्यू 90 होगा. What is the unit vector along I cap plus j cap? अरे तुम करता क्या है यार, क्या क्या पूछ रहा. तुम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना नहीं सीखा है. ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर. पढ़ा है. यस सर हो जाएगा. अच्छा हो ही जाएगा तो खाली फोटो खींच खींच के भेज देना है क्या. नहीं सर ये डाउट पहले मतलब मार्क करके रख देते हैं, बाद में पढ़े तो. आर वेक्टर पी वेक्टर द एंगुलर मोमेंटम. आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट पे पढ़े हैं.
एंगुलर मोमेंटम देखिएगा आपके क्रॉस प्रोडक्ट के कॉपी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इट इज नथिंग एल्स बट सिंपली r क्रॉस p। कॉपी देखिएगा आपको मिलेगा 4j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप 3j कैप और प्लस k कैप के साथ 4j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप प्लस j कैप। अब देखो 4 इंटू 2 8, j का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ, j का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ माइनस के होगा, माइनस के। यस सर। फिर j और j का 0 होगा, फिर 4 का 4 हुआ और j का क्रॉस प्रोडक्ट k के साथ क्या i कैप होगा। So your answer is -8 k cap plus 4 i cap। ये तुम्हारा आंसर। सर 40 और 41 भी। 45 46 ना। नो सर 40 और 41 और 45 46 भी है। लिखा magnitude of the two vector a and b are a and b respectively. The vector product of a and b cannot be equals to a cross b is equals to ab sin theta होता है। तो बोला है कि इनके बीच का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या नहीं हो सकता। देखिए किसी भी टर्म में अगर आप sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये वैल्यू हमेशा ab से छोटा होगा या बराबर होगा। क्या लाइन समझा? साइन थीटा 1 या 1 से छोटा होता है। अगर साइन थीटा 1 है तो ये AB के बराबर है, अदरवाइज अगर साइन थीटा कोई भी वैल्यू ले लो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा AB से छोटा होगा। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड कभी AB A इंटू B के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। सो जो हम लोगों का मॉड है A क्रॉस B कैन नॉट बी ग्रेटर देन a इंटू बी। ये AB के प्रोडक्ट से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कैन नॉट बी ग्रेटर देन AB, ग्रेटर देन AB। समझे? आप लोग साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं ना? साइन थीटा का वैल्यू जानता है? यस सर। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का कितना? 1। बाकी कोई भी वैल्यू उससे 1 से छोटा। तो याद रखना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू ए बी हो सकता है, तो ये कभी भी ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए बी। अगला 45 ने गिवन p is a plus b and p is equals to a plus b, the angle between a and b is। ये तो पिछले ही दिन ना बनाया है। नो सर, लास्ट क्लास हम अटेंड नहीं किए थर्सडे को। तुम्हें ना हमसे पूछा था क्वेश्चन कि सर हम आपका रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें तुम्हें ने क्वेश्चन पूछा था कि a वेक्टर और b वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो ये r इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसपे हम कॉपी देख रहे थे तुम्हारा। बोलो। यस सर। तो ये तुम नहीं आया था क्लास में जब हो रहा था? हाँ सर आप बोले लास्ट क्लास हमको लगा। आप लोग मेंटली है ना मैच्योर नहीं, ठीक है? आपको लग रहा है ना आप लोग अभी 9वां 10वां में हैं। पूछो ना, एक ही क्वेश्चन अगर 5 बार पूछो ना, आपको क्या दिक्कत? पूछो, समझ जाएगा थोड़ा दिन में अपने समझ।
सोचो कोई, हम एक बात बता रहे हैं, कोई कितना सिंसियरली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताया हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है और वही पूछा, हम उसी से बात किए, अब दोबारा तुम पूछ रहे हो। उस समय यही टाइप का क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन नहीं था। छोड़ भाई, जितना देर हम तेरे से बात करेंगे जो वो क्वेश्चन बताएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ P on Q is projection of P on Q। आपको है ना एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट निकालने का है ना तरीका सिखाया गया। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट निकालने का तरीका सिखाया गया। मान लो जैसे ये Q वेक्टर है, ये P वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो P का प्रोजेक्शन अगर Q पे लेना है देन योर आंसर इज P cos थीटा। Projection of P on Q is actually P cos theta। और अब याद करो, आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे ऐसे कि P डॉट Q will be equals to PQ cos theta, सही है। तो अगर हमको P cos theta निकालना है तो P डॉट Q में हम Q से डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू P cos theta, बोलो सही है। अब तुम सोचो, अगर किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, अगर किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या वो उसका यूनिट वेक्टर होगा? और मल्टीप्लाई कर दो P से, दिस इज P cos थीटा। और P cos थीटा का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ P on Q, प्रोजेक्शन ऑफ P on Q, P का प्रोजेक्शन Q के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ P on Q। नोट कर लो। लिखा है वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर, a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और b के बीच का एंगल निकालना। ये भी आपके कॉपी पे बना हुआ है, एंगल होता है 90 डिग्री। जब आप a प्लस बी का रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब आप a माइनस बी लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। रूट दोनों तरफ कैंसिल, तो आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ गया, तो क्या ये 4ab cos थीटा हुआ इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू हुआ 0। cos 0 का मतलब ऐसा cos 90 डिग्री, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90। शिवानी, ये क्वेश्चन है ना हम 2 से 3 बार बता चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और रूट 2 टाइम्स है, तो उसके बीच का एंगल निकालना है। हम बना लेंगे। नहीं जी, जब सबको दूसरा बार बता रहे तो आपको ही बता देते हैं क्या, आखिर किसी को और मिलेगा वो भी भेज देना, उसको ही बता देंगे, कोई इशू नहीं। लिखा है साहब कि 3 वेक्टर है भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक ही है कि c वेक्टर जो है वो a और b वेक्टर के सम के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले a और b। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि बोला है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है,
मान लो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है x, और बोला है कि जो c है उसका मैग्नीट्यूड है √2x। अब सोचो कि √2 कब आता है, तो हम आपको √2 का एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अगर मेरा ये दो वेक्टर आपस में 90 बनाए, समझना ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो जब आप a और b का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे ना, जिसको आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर कहते हैं, ये होगा √2x। लेकिन c वेक्टर a प्लस b के अपोजिट में होना चाहिए, मतलब c इधर होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड √2x होगा, लेकिन होगा अलग। अब देखो एंगल देखो, क्या a और b के बीच का एंगल 90 है? बोलो 90 हो गया तो क्या ये पूरा एंगल 270 है? 270 का आधा 135 इधर, 135 इधर, तो आपका तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 135, 135 और 90। आंसर सर एक बार फिर से समझा दें। समझ में आ गया। बोले ना, तुम लोग अभी सोच रहे तुम लोग 10 में। फॉर मोशन इन अ प्लेन, ये मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन है। मोशन इन अ प्लेन में पढ़ेंगे, बिकॉज वेक्टर हर जगह है, इसलिए मोशन इन अ प्लेन में भी है। देखा पार्टिकल ऑफ मास 5 इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल्स टू 3√2 इन अ x और y प्लेन अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 4। मैथ्स में आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं? मैथ्स में आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं? नो सर। यस सर। बिना स्ट्रेट लाइन पढ़े ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पढ़ा लो मैं देखिए जी, जो 77 आप पूछ लिए हैं ये बिना मैथ्स के स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए नहीं होगा, तो हम आपको अलग से कुछ सिखा देते हैं, फिर ये बनेगा। मान लो जैसे अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी। याद रखना इसमें जो m है वो लाइन का स्लोप होता है। स्लोप कहने का मतलब तो आप जानते हैं ना कि ये जो थीटा बनता है उसका tan थीटा, और ये जो आप c देख रहे हैं ना, ये इंटरसेप्ट कितना होगा उसको वो दिखाता है। ये y इंटरसेप्ट दिखाता है, ये y इंटरसेप्ट दिखाता है। ठीक है, अब देख जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है, उसमें एक y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 करके एक इक्वेशन दिया है। क्या आप देख रहे हैं यहाँ स्लोप के जगह पे 1 है? यस सर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना स्लोप जिसको आप tan थीटा कहते हैं वो 1 है, तो क्या यहाँ से थीटा 45 डिग्री आ गया? बोलो बोलो। सर। और ये c है, y इंटरसेप्ट है, तो चलिए अब इसका एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाइए ध्यान से। तो y है, x है, यहाँ 4 पे ये कटेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, और 45 डिग्री एंगल पे होगा। मतलब अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ 4 है, तो याद रखना ये -4 पे कटेगा और ऐसे जाएगा। ये रहा तुम्हारा वो स्ट्रेट लाइन जिसका वो इक्वेशन तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन। ठीक है, कोई बॉडी है जो इस पे चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है लिख देते हैं। वेलोसिटी है 3√2। ठीक है, हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। हमेशा ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर। ये आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। तुम्हारे क्वेश्चन में बोला गया
कि बॉडी इस लाइन पे मूव कर रहा है और ओरिजिन से उसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ये है वो आर परपेंडिकुलर। अब सब कोई ध्यान लगाओ इस पे ध्यान से। ये 45 डिग्री है भाई, ये भी 45 हुआ, Yes, sir. ठीक है। अगर ये 45 डिग्री एंगल हुआ तो क्या ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हुआ? Yes, sir. फिर से हम एक फिगर बना दे रहे हैं यहाँ, देखो ये हाइपोटेनस है, यहाँ 90 है, ये 45 है और ये आर परपेंडिकुलर है, ये 4 है। तो अगर ये बेस है तो ये 4 का कॉस थीटा है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 4 का साइन थीटा है। Yes, sir. So, तो ये हो गया 4 sin 45 मतलब 1/√2, सो इट इज 2√2। चलिए अब डाटा पुट कर लीजिए। मास क्वेश्चन में मेंशन है 5, वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है 3√2 और ये आर परपेंडिकुलर आपका आ गया है 2√2। 6 2 12 5 60, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। है कोई आंसर? ए ऑप्शन। तो ये फिजिक्स का अकेले क्वेश्चन नहीं है, इसमें इतना मैथमेटिक्स है। जब आपको इतना मैथमेटिक्स आएगा तो फिजिक्स बस यही है कि एंगुलर मोमेंटम इज एमवीआर होता है, एमवीआर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नोट कर लो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। हाँ बोलो। सर केमिस्ट्री में भी एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं ना सर, उसमें भी एमवीआर ही होता है। हाँ। रेडियस ऑफ द पाथ, और यहाँ पे परपेंडिकुलर। सर दोनों अलग अलग की एक ही है सर? एक ही चीज है ना। तुम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है उसमें जब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो देखो सेंटर या न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ही ना होता है। yes, sir. तो बात एक ही है, इस बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है, सो इट इज एमवीआर। ओके, सेम चीज। ओके सर, ओके। बोर्ड्स का थ्योरी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी nth ऑर्बिट में मूव करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, nh/2 पाई। सही है? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन 79 लिखा है, देयर आर टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। मान लो लोगों के पास F1 है और F2 है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। One inclined at an angle 30 and the other at an angle 135 to the positive direction of x-axis। ये रहा x-axis, एक 30 डिग्री पे इंक्लाइन है और एक यहां से 135 पे इंक्लाइन है, यहां से 135। तो क्या इधर से दिखा दे 45? बोलो बोलो। Yes, sir. बताओ जरा F1 का जो x कंपोनेंट होगा वो F1 का cos 30 i कैप होगा और जो y कंपोनेंट होगा वो F1 का sin 30 j कैप होगा। F2 को गौर से देखिए, क्या F2 का x कंपोनेंट F2 का cos 45 डिग्री लेकिन माइनस आई कैप होगा? माइनस आई कैप क्यों लगा? क्योंकि ये नेगेटिव x पे, सही ना? प्लस Yes, sir. F2 का sin 45 j कैप लगेगा ऊपर। तो जब आप इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालिएगा तो आप F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को ऐड कीजिएगा। जब आप ऐड करेंगे तो F1 के लिए है F1 cos 30 i कैप प्लस F1 sin 30 j कैप प्लस F2
cos 45 माइनस आई कैप प्लस F2 sin 45 जे कैप। चलो जी ऐड कर लो। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है 10 10, तो 10 को कॉमन ले लेते। cos 30 में से cos 45 को माइनस करो। cos 30 माइनस cos 45 और लगा देना आई कैप प्लस फिर से 10 कॉमन ले लो। sin 30 प्लस sin 45 sin 30 प्लस sin 45 आप सॉल्व कर लीजिएगा ना वैल्यू पुट करके, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, यस सर। देखो 80 नंबर 80 में लिखा है अ बॉडी ऑफ मास √3 kg is suspended by a string from a rigid support. The body is pulled horizontally by a force F until the string makes an angle 30 with the vertical. The value of F and tension in the string. देखो यहां से एक ब्लॉक ऐसे हैंग था, यहाँ एक ब्लॉक था, लेकिन उस ब्लॉक को जब हम पकड़ के खींचे तो वो किसी इस वैल्यू पे पहुंच गया बाय मेकिंग एन एंगल 30 विद द वर्टिकल 30 डिग्री। आप इसको राइट की तरफ एक फोर्स से खींच रहे हैं, ये है टेंशन, नीचे है mg। क्या आपको याद आया ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर रखे हैं? नहीं, इससे क्वेश्चन नंबर 75 लैमिस थ्योरम में भी आप इस तरह का क्वेश्चन किए हैं। आप पिछले दिन भी एक न्यूमेरिकल ऐसा पूछ चुके हैं। चलिए कोई इशू नहीं, फिर से एक बार बना लेते हैं। मास कितना है तो √3 kg। चलिए हम आपको दूसरे ट्रिक से बता देते हैं। देखो हम एक दूसरा तरीका दिखाते हैं। ये 30 है तो ये एंगल 30 होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस सर। ठीक, तो देख भाई अगर ये टेंशन है तो क्या ये ऊपर वाला कंपोनेंट T का cos 30 डिग्री है और ये लेफ्ट वाला T का sin। हाँ, अब देखो ये ब्लॉक अपनी जगह रुका हुआ है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो याद रखना कि T sin थीटा F को बैलेंस किया है और T cos थीटा mg को, T cos थीटा mg को। सही है? Yes, sir. हाँ, अब आप जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, टी टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा और राइट हैंड साइड में F बाई mg। tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री फोर्स निकालना है, मास की जगह पे √3, g की जगह पे 10 पुट कर दो या 9.8, सॉल्व करके निकाल लो F। मिला? एक बार F यहां पुट कर लीजिए, थीटा पुट कर दीजिए, t निकाल लीजिए। समझे क्या? हाँ ठीक है 10, लेकिन तुम्हारे ऑप्शन में 9.8 है तो वही है, g का वैल्यू है। बात समझे ना? Yes, sir. ठीक है, जी का। चलो हो गया, यही क्वेश्चन था, और तो शायद कोई क्वेश्चन है नहीं आपका। देखो ध्यान से, काइनेमेटिक्स। अगर आप इस चैप्टर का दूसरा नाम खोजेंगे ना, अगर आप बहुत सारा बुक देखते होंगे तो बहुत सारे बुक में इस चैप्टर के जगह पे लिखा रहता मोशन। ठीक है, मोशन। मोशन में दो वर्ड आता है। जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसके पीछे दो वर्ड्स आता है, एक उस बॉडी के मूवमेंट का इफेक्ट और दूसरा उस बॉडी के मूवमेंट का कारण। जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो मोशन ऑफ बॉडी से आप दो चीज निकालते हैं, ठीक है ना? मोशन ऑफ बॉडी, याद रखना आप दो चीज निकालते हैं, एक कॉज ऑफ मोशन, मोशन के होने के पीछे का कारण, और दूसरा इफेक्ट ऑफ दैट मोशन,
इफेक्ट ऑफ दैट मोशन, मोशन के होने का कारण और मोशन के होने से जो इफेक्ट जनरेट होता है वो। अच्छा देख, हम अभी खड़े हैं तो मेरे मोशन का इफेक्ट क्या है? सर कोई इफेक्ट नहीं है, आपका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो है, आपका एक्सेलरेशन जीरो है। क्या बोला, सही है? जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो कोई बोलेगा कि हाँ सर मोशन के कारण, मोशन की वजह से आपका पोजीशन बदल रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपका डिस्टेंस होगा कुछ, आपका पोजीशन है, आपका वेलोसिटी है, आपका स्पीड है, आपका एक्सेलरेशन है, ये सब मोशन के कारण है। और कोई बोलेगा कि सर मोशन क्यों है आपके अंदर, तो वो बात करेगा फोर्स के बारे में, बोलेगा कि देखिए सर आपके पैर के नीचे का जो जमीन है उसमें फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से आप उस पर चल पाते हैं, जब चल पाते हैं तो आपका मोशन होता है। मोशन के होने का कारण और मोशन की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है वो दो चैप्टर है। कॉज ऑफ मोशन, मोशन के होने का कारण, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, नाम सुना है? Yes, sir. तो कॉज ऑफ मोशन एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, मोशन के होने का कारण, और इफेक्ट ऑफ मोशन जिसमें हम लोग देखेंगे मोशन अगर हो रहा है तो क्या, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ें तो हम आपको कुछ वर्ड्स बोलते हैं, आप देखिए कितना ज्यादा यूज होगा। आप यूज कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, आप यूज कीजिएगा डिस्टेंस, आप यूज कीजिएगा वेलोसिटी, आप यूज कीजिएगा स्पीड, आप यूज कीजिएगा एक्सेलरेशन। क्या सही है? और जब आप लॉस ऑफ मोशन पढ़िएगा तो आप यूज कीजिएगा कॉन्सेप्ट या डिस्कशन अबाउट फोर्सेस। सही है? इज दिस क्लियर कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से उसका पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस, उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड, उसका एक्सेलरेशन क्या है, कितना है, कब है, ज्यादा है, कम है, क्या है, किधर है, ये सब। लेकिन उस मोशन का कारण क्या है वो हम लोग अभी एकदम नहीं बात करेंगे। हम बोलेंगे देखो भाई ये चौक का पीस है, नीचे गिर रहा है, तो तुम काइनेमेटिक्स में क्या करेगा, ये सोचेगा कि एक सेकंड पे कहां है, दूसरे सेकंड पे कहां पहुंचा, पांचवें सेकंड पे कहां पहुंचा। कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि सर नीचे ही क्यों गिर रहा है। वो हम लोग पढ़ेंगे ना एमजी के बारे में, जब हम लोग लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। Yes, sir. क्या आपको दोनों चैप्टर में अंतर समझ में आ रहा है, हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब चल रहे। अब जब आप काइनेमेटिक्स डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं तो आप देखिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स जानना है। ठीक है, सबसे पहला टर्म होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे कोई एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है xyz। अगर उसका कोऑर्डिनेट xyz है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर इसको दिखाता है उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, व्हिच इज रिटन एज xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर। सेकंड टर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बेसिकली डेलार लिखते हैं हम लोग। मान लो जैसे कि यहां पे एक पॉइंट था इनिशियल, उसका x इनिशियल, y इनिशियल और z इनिशियल कोऑर्डिनेट है। फिर वह बॉडी यहां से चलते हुए किसी फाइनल पोजीशन तक पहुंचा, x फाइनल, y फाइनल, z फाइनल। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये था उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये था उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल से फाइनल की तरफ ये है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यूज ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन।
यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में होगा उन दोनों का सम तीसरा जो अपोजिट ऑर्डर में उसके बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो आर इनिशियल वेक्टर और डेल आर वेक्टर ये दोनों मिलकर आर फाइनल वेक्टर के बराबर है। सो डेल आर वेक्टर जिसको आप पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं वो है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। जैसे एकदम छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, a body moves from 21236 to 114, then find displacement of body। कोई एक बॉडी है जो 236 पॉइंट से 114 पॉइंट पे मूव करके चला गया, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए भाई आप एकदम इसको सिंपल वे से ऐसे समझ लीजिए कि इनिशियल पोजीशन जब आप लिखिएगा तो 236 का 2 आई कैप, 3 जे कैप और 6 के कैप लिखेंगे। जब आप फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो आप 1 आई कैप, 1 जे कैप और 4 के कैप लिखेंगे। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल हुआ। तो फाइनल पोजीशन देख ले भाई, 1 में से 2 गया तो माइनस आई कैप, फिर 1 में से 3 गया माइनस 2 जे कैप, फिर 4 में से 6 गया माइनस 2 के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन आप अगर इसका मॉड निकाल ले तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाए अंडर रूट -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। सो 4 4 और 1 रूट अंडर 9 मतलब 3। क्या इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. नोट करो फटाफट। देखिए एकदम हम अभी है ना आपको वो छोटा छोटा टर्म्स बताने जा रहे हैं जो आप है ना लोअर क्लास में पढ़े। अचानक से कोई बड़ा चीज लाके कोई फायदा नहीं होता। पहले आप बेसिक देख लीजिए, उसके बाद जो आएगा काइनेमेटिक्स उसका कोई एंड नहीं है। पहले आप फंडामेंटल्स। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया। अब यहाँ हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको पता है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है सर, और डिस्प्लेसमेंट सर शॉर्टकट शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होता है ना, वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसको आप डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट path length between 2 points। 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है, और 2 पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है। ठीक है, ये एकदम सिंपल आप समझिए। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, A B C D E, बताओ इस M में डिस्टेंस कौन है? जब हम M लिख रहे हैं तो डिस्टेंस कौन है? AB plus BC plus CD plus DE. वेरी गुड, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन है? AE डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी मान लीजिए हम लिखते हैं ABCDE, बोलो डिस्टेंस।
AD प्लस DC प्लस CD प्लस DE। अच्छा ये छूट गया, E यहाँ है, समझ आना यार, समझ गया ना, DEF प्लस EF। और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया भाई? सर हाँ वेरी गुड। तो देखो एकदम इतना इजी है, ठीक है, और इतना ही इजी है तो आगे देखते हैं और थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट हम लोग के पास वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी के पोजीशन का जो चेंज होने का रेट है, रेट मतलब रफ्तार। जैसे बहुत स्लोली मूव करते हैं तो मेरा पोजीशन बहुत धीरे धीरे चेंज करता है, और अगर हम फास्ट मूव करते हैं तो मेरा पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है उसको आप वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो 1/2 का 2 पर चला गया, सो 10 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी। बोलो बोलो, Yes, sir. क्या सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया? वेरी गुड। 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, जाने में तुमको आधा घंटा लगता है, तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना है? वाह, 30 को आवर में नहीं बदलेगा? तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। हाँ, अब तुम सोच के बताओ, तुम 7 बजे से 7:30 बजे स्कूल पहुंचा, क्या तुम्हारा साइकिल हमेशा 7:01, 7:05, 7:12, 7:12, 7:19, क्या हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर से ही चला, कि कभी उससे ज्यादा से चला, कभी उससे कम से चला, कभी रुका हुआ होगा, ट्रैफिक मिल गया होगा, कोई मिल गया होगा, तो गाड़ी रुका हुआ भी तो होगा। तो एग्जैक्टली अगर हम तुमसे बोले कि 7:16 पे तुम्हारा साइकिल का वेलोसिटी क्या है, तो इट कैन बी एनी वैल्यू। क्या आप दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जब आप एक इंटरवल में बात करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी होता है, लेकिन जब आप किसी खास इंस्टेंट पे बात करते हैं, जैसे 7 बजे से 7:30 बजे, ये एक इंटरवल है, तो इसमें आप एवरेज वेलोसिटी सोचते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे 7:16, तो आप एक इंस्टेंट पे बात करते हो, और वो इंस्टेंट कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, आप d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं ना, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो सोचो जरा, जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा, जब आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा, और जब आप z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट मिलेगा। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। अब इस इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन में हम एक चीज और तुमको बताना चाहेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is always tangent to path। हमेशा ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस पाथ पे बॉडी चल रहा है
उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। आप यहां तक नोट करें, उसके बाद हमको एक दो फिगर बनाना, तब ये क्लियर होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड में सारा चीज दिख रहा है? नहीं। हाँ अब ठीक, नोट करो फटाफट। एवरेज वेलोसिटी डैश देके लिखना, rate of change of position, rate of change of position of any body with respect to time, of any body with respect to time at certain interval is called average velocity, is called average velocity। ठीक, अगला लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है इसमें, rate of change of position of any body, rate of change of position of any body with respect to time at certain instant, with respect to time at certain instant is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। ध्यान देखो, ध्यान से। सपोज जैसे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई एक बॉडी है जो ऐसे चल रहा है, इस रास्ते पे चल रहा है। ये है पॉइंट P1 और मान लो भाई यहां है पॉइंट P2। तो अगर कोई बोला कि इसका इनिशियल पोजीशन 1, फाइनल पोजीशन 2, तो ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 से P2 तक। तो ये अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है। अब देखो, स्टूडेंट सोचता है कि एवरेज वेलोसिटी अगर इधर है तो क्या हमेशा वेलोसिटी इधर ही है? नहीं जी, ऐसा जरूरी। आप गौर कीजिए, यहां से जब मोशन स्टार्ट हुआ तो टेंजेंट इधर है, तो याद रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है। फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है। फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है। फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर है। डिड यू गेट दिस? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है जिस पॉइंट पे लेना है वहां टेंजेंट बनाओ। तो क्या ये जरूरी है कि v इंस्टेंटेनियस का जो मैग्नीट्यूड है और v एवरेज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो? जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी। क्या आप समझे? ये लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये जरूरी है कि v इंस्टेंटेनियस का जो डायरेक्शन है इज सेम एज v एवरेज? नहीं, ये जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इज दिस क्लियर?
क्या ये बात आपको समझ में आई? हम क्या लिखना चाहते हैं? Yes, sir. इधर वाला भी हो गया होगा? Yes, sir. ठीक है। अब चलो वेलोसिटी का ये इतना बात था, थोड़ा सा स्पीड के बारे में चर्चा कर ले। स्पीड के बारे में सर हाँ बोलो। सर बी वेक्टर इंस्टेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ हाँ सर। डायरेक्शन इज सेम एज v एवरेज। ओके सर। देखो फर्स्ट टर्म है हम लोगों के पास एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड होता है हम लोगों के पास डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, हमको सोच के बताइएगा, आप लोग ये लोअर क्लास में पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? कौन बड़ा कौन छोटा ये सब होता है, बताओ जरा। The distance always be greater than displacement. हाँ, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सही ना? Yes, sir. आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से अगर निकालो तो डिस्टेंस के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। क्या सही है? Yes, sir. एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर या उससे हमेशा बड़ा ही आएगा। एवरेज स्पीड नेवर बी लेस देन एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड never be less than average velocity. Average speed never be less than average velocity. कभी भी average speed average velocity से छोटा नहीं होगा. It should be either greater than or at least equals to. It should be either greater than or at least equals to this. तो सर एक और टर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इसका कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, आप जो भी वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे बस उसका मॉड कर दीजिएगा। देखिए भाई सोचिएगा ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम करना है, लेकिन अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो आपको पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। पहले आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड आएगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। क्या सही है? यस सर। चलो नोट कर लो यहां तक, फिर एक्सेलरेशन है वो बता देते। अगला टर्म है आपके पास डिस्कशन के लिए, दैट इज एक्सेलरेशन। Acceleration. Acceleration is simply rate of change of velocity with respect to time. किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसके वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है, उसके वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन भी दो तरह का, एक होता है एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू। हमेशा एक्सेलरेशन का एवरेज समझना कि चेंज इन वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर दो। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत इस लाइन को समझने में? नो सर।
हम फिर से फोकस कर देते हैं, याद रखिएगा अगले दिन सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये सब एक साथ रहेगा। याद रखना कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम, और वेलोसिटी जब लीजिएगा तो वेक्टर फॉर्म में, वर्ड सुन लो फिर से, वेक्टर फॉर्म में फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना, नीचे टाइम का गैप, वेक्टर फॉर्म। और दूसरा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज dv by dt, इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो कभी भी अगर एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो dv by dt करो, एवरेज चाहिए तो del v by del t करो। और ये याद रखना कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो हमारे वेलोसिटी का चेंज होने का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, एकदम फंडामेंटल चीज किया है आज, इंट्रोडक्शन जैसा। अगले दिन से हम लोग इसके आगे का चीज डिस्कस करेंगे। नोट करो इसको, कहीं डाउट है पूछ लो।